Okay, once again, good evening to all of you and welcome to all in Unacademy Semester Exam channel. Correct? And this is lecture number 9 on this video lecture series on metal forming process. And in this lecture, I am going to discuss with you second part of this sheet metal operation. Correct? So first of all, I would like to introduce myself. My name is Manish Singh and I am mechanical engineering faculty and I have done MTech from IIT Delhi. And my latest GATE rank is AR 192 in GATE 2020 and also engineering services exam written qualified, and I have 9+ years of teaching experience for GATE and engineering services exam, and I have mentored 5,000 plus students across the India, and my favorite subjects are strength of material, manufacturing process, material science and machine design. Correct? And now, as we know that Unacademy is India's largest e-learning platform, and how we can get a part of this. So simply करना है क्या दोस्तों? For this, you just follow few steps, and through which you can get a part of Unacademy. The first step is to write Unacademy Learning app on your Google Play Store. तो दोस्तों आपको लिखते ही आपको इस तरीके का एक ऐप मिलेगा. You can just download and install it properly. Correct? And after that, एंड स्टेप थर्ड, जैसे आप इंस्टॉल करोगे दोस्तों तो आपके सामने एक विंडो ओपन होगी, दैट इज मैनेज गोल. तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे एंड आउट ऑफ दिस यू सेलेक्ट गेट एंड इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम. करेक्ट? एंड आफ्टर दैट जैसे आप इसे सेलेक्ट करोगे दोस्तों तो यहाँ पे एक प्लस प्रोग्राम मिलेगा और एक आइकॉनिक मिलेगा. करेक्ट है? प्लस प्रोग्राम एंड आइकॉनिक. तो इनमें से कोई से ही प्लान को आप सेलेक्ट कर सकते हो. दोनों में क्या डिफरेंस है और क्या फैसिलिटीज मिल रही है हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे. ठीक है दोस्तों? एंड आफ्टर दैट आपको जाना है गेट सब्सक्रिप्शन में. करेक्ट? तो यहाँ पे इसको क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर सकते हो. चलिए देखते हैं फीस स्ट्रक्चर के बारे में. यू कैन सी हियर इफ वी टॉक अबाउट प्लस प्रोग्राम. अगर हम प्लस प्रोग्राम की बात करें दोस्तों तो दिस इज वेरी बेसिक प्लान एंड हियर यू कैन गेट इंडियाज बेस्ट एजुकेटर. आपको यहाँ पे इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर मिल रहे हैं जो कि टॉप रैंकर्स रह चुके हैं दोस्तों ऑलरेडी, एंड दे हैव वेरी वास्ट टीचिंग एक्सपीरियंस. करेक्ट? तो इनके इतने वास्ट एक्सपीरियंस को आप घर बैठे पा सकते हो विद हेल्प ऑफ दिस यूनिक प्लेटफॉर्म दैट इज अनअकैडमी. एंड सिमिलरली हियर यू कैन गेट इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस. आपको दोस्तों यहाँ पे इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस एवरी डे मिलेगी और ड्यूरिंग द क्लास यू कैन इंटरेक्ट विद एजुकेटर एंड आस्क योर डाउट्स. करेक्ट? तो यहाँ पे आप दोस्तों अपने डाउट भी क्लैरिफाई करा सकते हो. और एक और बहुत बड़ा एडवांटेज है यहाँ पे दोस्तों कि सारे लेक्चर यहाँ पे रिकॉर्डेड हैं एंड यू कैन गेट एक्सेस इनफाइनाइट टाइम. करेक्ट? अनलिमिटेड टाइम आप इसको एक्सेस कर सकते हो. नेक्स्ट, यहाँ पे जो कोर्सेज कवर हो रहे हैं वो प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड मैनर में होगा और उनकी पीडीएफ इजीली अवेलेबल होगी. करेक्ट है दोस्तों? एंड लाइव टेस्ट एंड क्विजेस आर आल्सो अवेलेबल इन दिस पर्टिकुलर प्लस प्रोग्राम. तो ये सारी चीजें आपको दी जा रही हैं इस प्लस प्रोग्राम में दोस्तों. तो जो स्टूडेंट्स अंडर ग्रेजुएट लेवल में हैं, करेक्ट है, तो उनको इस प्लस प्रोग्राम को जरूर सब्सक्राइब करना चाहिए. एंड दोज स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग गेट एंड इंजीनियरिंग एग्जाम सीरियसली. करेक्ट? मैं क्या कह रहा हूँ, गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम को जो सीरियसली प्रिपरेशन कर रहे हैं दोस्तों, तो उनको इस आइकॉनिक बैच को सब्सक्राइब करना चाहिए. ये सानो अब क्या क्यों करना चाहिए, चलिए हम देखते हैं. तो इसमें आप देख सकते हो कि जितनी भी फैसिलिटी प्लस प्रोग्राम में थी वो सारी फैसिलिटी आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जा रही है. एंड along with this you can get personal coach. यहाँ पे यही टॉप रैंकर्स जो टॉप एजुकेटर्स हैं दोस्तों, ये आपके कोच होंगे, आपके मेंटर होंगे दोस्तों. तो आप इनकी मेंटरशिप में अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो. एंड पर्सनलाइज्ड टेस्ट एनालिसिस इज अवेलेबल हियर. करेक्ट? और इसके थ्रू दोस्तों आपके टेस्ट को कंप्लीट एनालिसिस करके आपको बताया जाएगा कि आप कहाँ पे लैग कर रहे हो और कहाँ पे आपको ज्यादा रेक्टिफिकेशन की जरूरत है. एंड सिमिलरली स्टडी प्लानर इज ऑल्सो अवेलेबल हियर. करेक्ट? एंड प्रिपरेटरी स्टडी मटेरियल इज ऑल्सो अवेलेबल. तो ये एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको दिए जा रहे हैं इस आइकॉनिक बैच में दोस्तों. करेक्ट है? तो जैसे मैंने आपको बताया कि गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम के जो स्टूडेंट सीरियसली प्रिपरेशन करें उन्हें इसको जरूर सब्सक्राइब करना चाहिए. अब अगर मैं बात करूं सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर स्टूडेंट्स की, करेक्ट है, तो इनको मिनिमम 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए दोस्तों. और जो स्टूडेंट फाइनल ईयर के हैं या पास आउट है, करेक्ट है, दोनों को मिनिमम 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए. ठीक है दोस्तों? करेक्ट? तो चलिए आगे बढ़ते हैं. अब फीस स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं. तो अगर मैं प्लस प्रोग्राम की बात करूं दोस्तों तो यहाँ पे 12 मंथ, 18 मंथ एंड 24 मंथ ऐसे 3 ऑप्शंस अवेलेबल है. एंड 12 मंथ की फी है दोस्तों 30,250 रुपीज एंड 18 मंथ की फी है 38,500 एंड फॉर
24 मंथ की फी है 44,000। तो ये फीस स्ट्रक्चर है दोस्तों विदाउट प्रोमो कोड। यहाँ पे आपको रेड कलर का एक प्रोमो कोड दिख रहा है MSS10। अगर आप इस प्रोमो कोड को अप्लाई करके ज्वाइन करोगे तो आपको 10% का डिस्काउंट इमीडिएट मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो जैसे डिस्काउंट मिलता है तो आफ्टर डिस्काउंट आप फी देख सकते हो यहाँ पे कुछ इस तरह की 27,225 फॉर 12 मंथ एंड 34,650 फॉर 18 मंथ एंड 39,600 फॉर 24 मंथ। कुछ इस तरीके से फी हो जाती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अगर हम बात करें आइकॉनिक बैच की, देन यू कैन सी हियर वी हैव टू ऑप्शंस, दैट इज 12 मंथ एंड 24 मंथ एंड द फी विल बी 45,000 फॉर 12 मंथ एंड 60,000 फॉर 24 मंथ। एंड सिमिलरली विथ प्रोमो कोड अगर आप आइकॉनिक बैच को ज्वाइन करते हो दोस्तों, तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपको डायरेक्टली मॉनिटरी बेनिफिट 10% का मिल रहा है। करेक्ट है, तो अगेन आप अगर आइकॉनिक बैच ज्वाइन करो या फिर प्लस प्रोग्राम, करेक्ट है, इस प्रोमो कोड को अप्लाई करना मत भूलना दोस्तों, जिससे आपको 10% का डिस्काउंट मिल सके। करेक्ट। अब यहाँ पे आपको एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट बता दूं मैं कि दोस्तों गेट 2022 गेट 2022 के लिए दोस्तों न्यू बैच स्टार्ट होने वाला है फ्रॉम 28 दिसंबर, करेक्ट, 6 PM एवरी डे। तो दोस्तों इस बैच को जरूर ज्वाइन करना है, ये हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है। करेक्ट है, तो अगर आपने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया तो फटाफट सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपके कोच मिलेंगे प्रवीण कुलकर्णी सर, जितेंद्र गिल सर, आदित्य गुप्ता सर, आकाश त्यागी सर और राजीव सिंह सर। करेक्ट है, तो ये टॉप मोस्ट एजुकेटर है आपके अनअकैडमी प्रोग्राम के। करेक्ट है, तो इनके लेक्चर्स को आप मिस ना करें, इससे बढ़िया कि आप टाइम से इनको सब्सक्राइब कर लें। करेक्ट है दोस्तों, तो ड्यूरिंग सब्सक्रिप्शन अगेन वंस अगेन आई एम टेलिंग यू, यू मस्ट अप्लाई दिस प्रोमो कोड MSS10। करेक्ट, और एक और इन्फॉर्मेशन मैं आपको शेयर कर दूं, दो स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग who are planning to prepare GATE exam for 2022 and 2023। तो दोस्तों यहाँ पे नो योर बेसिक्स करके कोर्सेस यहाँ पे आपको दिए जा रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, ये स्पेशल क्लासेस दी जा रही हैं। करेक्ट है, तो इनको रेगुलर बेसिस आप ज्वाइन कर सकते हो दोस्तों। करेक्ट, और 27 तक आप देख सकते हो यहाँ पे लेक्चर ये रेगुलर बेसिस पे क्लासेस हो रही हैं। तो होगा क्या दोस्तों कि इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में आपको कंप्लीट बेसिक्स बताया जाएगा। ठीक है दोस्तों, कंप्लीट बेसिक्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में क्या सिलेबस है, कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए, क्या कंटेंट होता है, किस लेवल का कंटेंट होता है, प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी क्या होती है, ये सारी चीजें दोस्तों आपको इस पर्टिकुलर स्पेशल सेशन में बताई जा रही है। तो दोस्तों होगा क्या कि जनरली स्टूडेंट्स बहुत डरे हुए होते हैं कि इतना वास्ट सिलेबस है, कैसे हम पढ़ के गेट एग्जाम क्वालिफाई करेंगे। तो बेस्ट है कि उनके लिए कि आप इन लेक्चर्स को जरूर देखिए, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो और आपको लग जाएगा कि आप भी प्रिपरेशन कर सकते हो। करेक्ट है, तो चलिए फिर इसको लेक्चर को अटेंड करना मत भूलना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे मैं आप सबसे पहले कुछ क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे जो हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था, दैट इज सीट मेटल ऑपरेशन, स्पेशली शेयरिंग ऑपरेशन डिस्कस किए थे दोस्तों। यहाँ मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, एक सिंपल सा क्वेश्चन हम देखेंगे पहले। करेक्ट है, you can see here we have a question GATE 2003। ये क्वेश्चन है GATE 2003 का है। you can see as a metallic disc of a metal disc of 20 millimeter diameter is to be punched from a sheet of 2 millimeter thickness, correct, the punch and the die clearance is 3%, correct. The required punch diameter is, the required punch diameter is
करेक्ट दोस्तों, आपको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए 1 मिनट में आपको टाइम दे रहा हूँ, इसको आप ट्राई करो, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मैं फिर आपको सोल्यूशन बताऊंगा कि कैसे हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सत्य प्रकाश, हेलो सत्य प्रकाश, आई हैव योर क्वेश्चंस। सर मुझे भी गेट देना, यस यू कैन, करेक्ट। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, तो जो अभी जैसे मैंने आपको बताया कि अभी अनअकैडमी में दोस्तों रेगुलर क्लासेस हो रही हैं नो योर बेसिक्स करके, तो आप उनको अटेंड करिए, जिससे आपको कंप्लीट आइडिया लग जाए कि आपको प्रिपरेशन करना है और कैसे करना है, क्या सिलेबस होता है। ठीक है, और आप अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लस प्रोग्राम या आइकॉनिक में से किसी को भी, करेक्ट। तो आपकी प्रिपरेशन एक प्रॉपर वे में हो पाएगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस प्रॉब्लम को कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो अगर किसी का आंसर आ गया तो दोस्तों मुझे चैट बॉक्स के थ्रू आप बता सकते हो कि क्या इसका सोल्यूशन है और क्या आंसर है, करेक्ट है। तो चलिए मैं आपको बताता हूं, यहाँ पे क्या कह रहा है कि अब मेटल डिस्क ऑफ 20 मिलीमीटर, यहाँ पे देखना मेटल डिस्क, करेक्ट, मेटल डिस्क ऑफ 20 मिलीमीटर, इसका मतलब क्या हुआ कि डिस्क मतलब एक ब्लैंक इज अवर आउटपुट, दिस ब्लैंक इज अवर आउटपुट, करेक्ट। जो ये डिस्क है इसे मैं ब्लैंक कह सकता हूं, दिस इज अवर आउटपुट। और जिस प्रोसेस में ब्लैंक आउटपुट होता है ये वो ब्लैंकिंग ऑपरेशन कहलाता है। क्या कहलाता है ये? ब्लैंकिंग ऑपरेशन, करेक्ट है दोस्तों। एंड इन ब्लैंकिंग ऑपरेशन द डायमीटर ऑफ डिस्क, द डायमीटर ऑफ डिस्क और द डायमीटर ऑफ ब्लैंक क्या होता है दोस्तों? डायमीटर ऑफ द डाई के इक्वल होता है, ये सानो डायमीटर ऑफ डाई के इक्वल होता है, करेक्ट। और इसी को हम कहते हैं साइज। तो यहाँ पे डाई का डायमीटर क्या मिल गया दोस्तों? 20 मिलीमीटर, करेक्ट। और यहाँ पे दे रहा है जो क्लियरेंस है, रेडियल क्लियरेंस, दैट इज 3% ऑफ शीट थिकनेस। तो 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 100, तो ये क्या आ जाएगा दोस्तों? 6/100, दैट इज 0.06 मिलीमीटर, करेक्ट। तो अब हमें जनरलाइज फॉर्मूला पता है कि द डायमीटर ऑफ द डाई इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ द पंच प्लस 2 टाइम्स ऑफ C1, ये सानो ऐसे लिख सकते हैं क्या? तो डायमीटर ऑफ द पंच कैन बी रिटन एज डायमीटर ऑफ द डाई माइनस 2C1। तो क्या गया दोस्तों? 20 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 0.06, तो क्या आ जाएगा दोस्तों? 20 माइनस 0.12, तो यहां से आंसर क्या आएगा? 19.88, ये सर नो, दिस इज द डायमीटर ऑफ द पंच। और आपसे पूछा गया गया था द पंच एंड द डाई क्लियरेंस इज दिस, a metal disc a metal disc of 20 millimeter diameter is to be punched from a sheet of 2 millimeter thickness, the punch and the die clearance 3%, the required punch diameter। तो आपसे दोस्तों यही पूछा गया था व्हाट इज द डायमीटर ऑफ पंच, यहां से क्या आ गया? 19.88 मिलीमीटर। इज इट क्लियर? दिस इज करेक्ट आंसर, यस और नो। तो कुछ इस तरीके से आप इस प्रॉब्लम को प्रोसीड कर सकते हो। ठीक है, चलिए वहीं पे कुछ और भी क्वेश्चन करते हैं। Let's see here question. A 10 millimeter diameter, 10 millimeter diameter, 10 millimeter diameter holes are to be punched
in a steel sheet of 3 millimeter thickness, correct? Shear strength of the material is given, that is tau s is equal to 400 megapascal, and the penetration is 40% of sheet thickness and shear provided on the punch 2 millimeter. The blanking force during the operation will be the force blanking force during the operation will be करेक्ट है दोस्तों। तो यहाँ पे अल्टीमेटली आपको पता करना है ब्लैंकिंग फोर्स। तो सबसे पहले अगर हम गिवन डेटा के बारे में लिखें कि क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो यू कैन सी हियर द 10 मिलीमीटर डायमीटर होल। तो आपको यहाँ पे एक होल प्रोड्यूस करना है जिसका डायमीटर है 10 मिलीमीटर, आर टू बी पंच्ड इन ए स्टील शीट ऑफ 3 मिलीमीटर थिकनेस। शीट थिकनेस इज 3 मिलीमीटर। shear strength is given, that is 400 megapascal, correct? परसेंटेज पेनिट्रेशन गिवन है, दैट इज 40% ऑफ शीट थिकनेस, करेक्ट है दोस्तों। तो सिंपल सा पेनिट्रेशन क्या आ जाएगा, पेनिट्रेशन इज इक्वल टू, मैंने आपको बताया था कि स्मॉल p इंटू थिकनेस डिवाइडेड बाई 100 कर देता हूं क्योंकि परसेंटेज के फॉर्म में दिया है। तो 0.4 इंटू 3 डिवाइडेड बाई, सॉरी नॉट 0.4, 40 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 100। तो यहां से जो आपको पेनिट्रेशन मिलेगा दैट इज 1.2 मिलीमीटर, करेक्ट? एंड अलोंग विद दिस यू कैन हैव shear, जो पंच है हमारा sheared पंच है, एंड हियर s इज इक्वल टू 2 मिलीमीटर। ये डेटा गिवन है दोस्तों। अब आपको पता करना है फाइंड टू, आपको क्या पता करना है, यू नीड टू फाइंड आउट shear लोड, यस और नो, ब्लैंकिंग फोर्स F क्या अप्लाई करना पड़ेगा, यस और नो। तो दोस्तों जैसे आपको याद हो अगर, तो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि force is equal to maximum force for blanking is equal to, it can be written as shear area into shear strength of the material into P penetration required divided by shear S, yes or no, करेक्ट? तो इस फॉर्मूला से दोस्तों हम इस वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। और यहां से क्या आंसर आएगा, एनीवन कोई बता सकता है क्या आंसर आएगा दोस्तों? तो चलो इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं दोस्तों इस फॉर्मूला में। तो एरिया, शियर एरिया, अब देखो आप यहाँ पे होल कट कर रहे हो दोस्तों, करेक्ट है? और जहां पे शीट थिकनेस कितनी है, 3 मिलीमीटर, और इसका डायमीटर कितना है, 10 मिलीमीटर। तो अगर मैं यहाँ पे शियर एरिया की बात करूं तो सरकमफ्रेंस क्या होगा, पाई डी इंटू थिकनेस, यस आर नो। तो पाई इंटू डायमीटर कितना है, 10 मिलीमीटर, एंड थिकनेस इज 3 मिलीमीटर। तो दोस्तों यहां से हम कैलकुलेट कर लेंगे कि हाउ मच शियर एरिया इज देयर, करेक्ट? और इसकी वैल्यू आती है 94.2, करेक्ट है दोस्तों? तो यहाँ पे देखो इसकी वैल्यू पुट कर दो तो क्या आएगा, 94.2 इंटू 400 इंटू पी, पेनिट्रेशन ऑलरेडी हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया, दैट इज 1.2 डिवाइडेड बाई शियर इज प्रोवाइडेड, दैट इज 2। तो यहां से आंसर आ गया दोस्तों, 20, this F is equal to 22.608 किलो न्यूटन, यस आर नो। तो कुछ इस तरीके से आप इस शियर फोर्स की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हो, यस आर नो। तो करेक्ट आंसर इज 22.608 किलो न्यूटन।
तो आई थिंक बन जाएगा दोस्तों कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। अब एक जबरदस्त क्वेश्चन है, करेक्ट है, गेट 2010 का क्वेश्चन है, करेक्ट है दोस्तों। ये अभी तक का अपने आप में एक यूनिक क्वेश्चन है, जो इस तरह का क्वेश्चन कभी भी नहीं पूछा गया था, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चन कंप्लीट डिटेल क्वेश्चन नहीं बताऊंगा, इसमें जो डेटा गिवन है मैं वो आपको बताता हूँ, ठीक है। तो इसमें एक पंच दिया हुआ है, इट इज लुकिंग लाइक दिस, दिस इज आवर पंच, correct, this is our punch. And now if we see here the amount of shear provided on the punch, this is equal to, this is nothing but this is equal to S, correct. Now and length of this punch is 400 millimeter. इस पंच की लेंथ कितनी है दोस्तों, 400 मिलीमीटर, करेक्ट। तो क्वेश्चन कह रहा है इन shear कटिंग ऑपरेशन, in shear cutting operation a sheet of 5 millimeter thickness is cut along a length of 200 millimeter. The cutting blade is 400 millimeter long. Correct? And zero shear is provided on the edge. The ultimate shear strength of the sheet is 100 megapascal, and the penetration to the thickness ratio, penetration to the thickness ratio, P by T equal to 0.2, करेक्ट। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, अज्यूम फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट कर्व टू बी रेक्टेंगुलर, करेक्ट। द वर्क डन इज इन जूल इज, वर्क डन हमें कैलकुलेट करना था पहला। फिर सेकंड क्वेश्चन था दोस्तों कि इफ शियर इज प्रोवाइडेड, इफ एस इज इक्वल टू 20 मिलीमीटर, करेक्ट, यहाँ पे शियर प्रोवाइड कर दिया गया, एंड नाउ फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट कर्व इज ट्रेपेजॉइडल, करेक्ट, फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट कर्व इज ट्रेपेजॉइडल, करेक्ट, द मैक्सिमम फोर्स विल बी। तो ऐसे दो क्वेश्चन पूछे गए थे दोस्तों, और ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, करेक्ट है, लिंक्ड डेटा क्वेश्चन। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, नाउ यू कैन सी हियर, इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये अपने आप में एक यूनिक क्वेश्चन था जो गेट 2010 में पूछा गया था, ऐसा क्वेश्चन कभी भी प्रीवियसली नहीं पूछा गया, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले पूछा है कि वर्क डन क्या होगा, करेक्ट है। तो वर्क डन मैंने आपको क्या बताया था कि वर्क डन इज नथिंग बट दिस इज इक्वल टू, और जूल में पूछ रहा है मतलब एनर्जी पूछ रहा है ये, तो वर्क डन का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था एफ मैक्स इंटू पंच ट्रेवल,
करेक्ट, इस रिलेशन से हमें निकालना था ये। तो वर्क डन इज इक्वल टू एफ मैक्स क्या होगा, शियर स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल इनटू शियर एरिया इनटू पंच ट्रेवल। और पंच ट्रेवल क्या होगा दोस्तों, पंच ट्रेवल कैन बी रिटन एज P टाइम्स ऑफ T, मतलब दिस इज पेनिट्रेशन। एक्चुअली क्या है, दिस इज पेनिट्रेशन। यहां से आप पेनिट्रेशन कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, P इज इक्वल टू, यहाँ पे जो 0.2 दिया हुआ है दिस इज नथिंग बट दिस इज स्मॉल p, करेक्ट है। तो ये आ जाएगा दोस्तों 0.2 टाइम्स ऑफ T, करेक्ट। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू अगर मैं लिखूं तो क्या आएगा, टाउ शियर स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल इज 100 मेगा पास्कल इंटू शियर एरिया की अगर हम बात करें तो सिंपल से एक कट लगाया जा रहा है, ठीक है दोस्तों, विद द हेल्प ऑफ दिस ब्लेड व्हेन देयर इज नो शियर। जब शियर नहीं था यहाँ पे तो सिंपली क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू थिकनेस, करेक्ट है, एरिया की जगह। और ये पीटी की जगह हम सिंपली लिख सकते हैं पी। तो ये आ गया 100 इंटू लेंथ, व्हाट इज लेंथ 200 मिलीमीटर, इंटू थिकनेस क्या दिया हुआ 5 मिलीमीटर, थिक शीट को कट कर रहे हैं। और पीटी क्या आ जाएगा दोस्तों, यहां से पी की वैल्यू 0.2 टाइम्स ऑफ शीट थिकनेस 5, करेक्ट। तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं तो देखो क्या आएगा, 100 इंटू 200 इंटू 5 इंटू 0.2 इंटू 5। इसको सॉल्व करने से दोस्तों आता है दिस इज इक्वल टू, और एक बार और दोस्तों ये जो टर्म मिलेगा दिस इज अवर न्यूटन, इसकी यूनिट न्यूटन होगी और इसकी यूनिट क्या होगी, मिलीमीटर, करेक्ट है। तो जो आपको आंसर मिला यहाँ पे दिस इज इक्वल टू 1 लाख, करेक्ट, न्यूटन मीटर, सॉरी न्यूटन मिलीमीटर। अगर इसमें 1000 डिवाइड कर दूं तो ये क्या बन जाएगा दोस्तों, मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसा नो। यहां से हमें मिला दिस वर्क डन इज इक्वल टू 100 न्यूटन मीटर, या फिर सिंपली हम कह सकते हैं 100 जूल, करेक्ट। तो सिंपल से करना क्या था, इस फॉर्मूला में वैल्यू पुट करना है, सिंपल सा फॉर्मूला। और ये ऑलरेडी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में आपको बताया था कैसे करना है, वहां पे हमने सिर्फ फोर्स कैलकुलेट किया था और यहाँ पे हमें वर्क डन करना था। तो वर्क डन हमें सिंपली पंच ट्रेवल को मल्टीप्लाई कर देना मैक्सिमम फोर्स से, तो आपको टोटल वर्क डन मिल जाएगा 100 जूल, करेक्ट। नेक्स्ट, अब हमें नेक्स्ट पार्ट है कि दैट इज इफ S इज इक्वल टू 20, शियर दिया हुआ है दिस शियर इज इक्वल टू 20, तब इस केस में आपका F मैक्स क्या होगा, करेक्ट है दोस्तों। तो नाउ यू कैन सी हियर हमारे पास टूल कैसा है, ब्लेड कैसा है, लाइक दिस, इज इट क्लियर। एंड हियर वी हैव सीयर्ड पंच। सीयर्ड पंच मैंने आपको बताया था कि कुछ इस तरीके का होगा सीयर पंच, जिसमें ग्रेजुअल एंगेजमेंट होगा टूल का, यस आर नो, करेक्ट। और यहाँ पे जो अमाउंट ऑफ सीयर है दिस इज नथिंग बट दिस इज इक्वल टू 20 मिलीमीटर। ये टोटल सीयर है, ठीक है दोस्तों, 400 मिलीमीटर में, 400 मिलीमीटर में टोटल सीयर दिया हुआ 20 मिलीमीटर। लेकिन जिस सीट को आपको कट करना है उस सीट की लेंथ है ओनली 200, यस आर नो, उस सीट की लेंथ है ओनली 200 मिलीमीटर, यस आर नो, लाइक दिस, सपोज दिस वन। इस सीट को आपको कट करना है जिसकी थिकनेस कितनी 5 मिलीमीटर, इज इट क्लियर, करेक्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस ब्लेड का सिर्फ इतना प्रोपोर्शन ही तो एंगेज होगा कट करने के लिए। तो ड्यूरिंग दिस एज यहाँ पे सीयर क्या होगा, हमें इस सीयर को पता करना पड़ेगा, ये सानो। तो अगर मैं कह दूं कि दिस सीयर इज नथिंग बट दिस इज इक्वल टू स्मॉल एस, तो आप देख रहे हो यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। इफ दिस इज थीटा तो सिंपली आप कह सकते हो tan थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा दोस्तों, 20 डिवाइडेड बाई 400, देन दिस कैन बी रिटन एज s बाई, ये लेंथ कितनी है 200 मिलीमीटर, तो s बाई 200 लिख सकते हैं। तो इस 200 मिलीमीटर तक के एंगेजमेंट के टाइम पे पंच का शियर कितना होगा, इट कैन बी रिटन एज 20 इंटू 200 डिवाइडेड बाई 400। तो यहां से वैल्यू क्या आ गई दोस्तों, तो 10 मिलीमीटर, ये सार नो। यहाँ पे सीयर मिल गया 10 मिलीमीटर, बस यही सीयर आपको निकालना था। बाकी फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, एफ मैक्स इंटू पीटी डिवाइडेड बाई होता है एस सीयर। और यहाँ एफ मैक्स क्या लिख सकते हैं, टाउ इंटू सीयर एरिया, shear strength into shear area into PT, instead of PT here we can write punch travel divided by S।
तो अब इनकी वैल्यू पुट कर दो, तो टाउएस क्या है दोस्तों, टाउएस इज ऑलरेडी गिवन, दैट इज 100 मेगा पास्कल। शियर एरिया क्या होगा, शियर एरिया मैंने आपको बताया, दिस वन इज कॉल्ड एज शियर एरिया, 200 मिलीमीटर लेंथ एंड 5 मिलीमीटर थिकनेस। तो 200 इंटू 5 इंटू पी, पी ऑलरेडी हमने प्रीवियस सेक्शन में निकाला था दोस्तों, पी क्या मिला था यहाँ पे, 0.2 इंटू टी। करेक्ट है, 0.2 इंटू टी का मतलब क्या हुआ कि 0.2 इंटू थिकनेस इज 5 मिलीमीटर, ये हो गया, डिवाइडेड बाई शियर इज 10। करेक्ट। अब अगर इसको कैलकुलेट करो तो देखो क्या आएगा, इस 10 इस जीरो को तो यहां से गायब कर दो, क्या बचेगा, 10 इंटू 200 इंटू 5 इंटू 0.2 इंटू 5। तो दोस्तों यहां पे आ रहा है, यहां पे आ रहा है आपका 10,000 न्यूटन, जबकि यहाँ पे आपसे आंसर पूछा था किलो न्यूटन में, तो सिंपल से क्या आ जाएगा दोस्तों, 10 किलो न्यूटन। करेक्ट, दिस इज करेक्ट आंसर। तो आई थिंक दोस्तों समझ में आ गया क्या, अगर आपको समझ में आ गया तो आप मुझे चैट बॉक्स में बता सकते हो, ठीक है। करेक्ट है, अगर नहीं आया कहीं पे कुछ आपको डाउट लगता है देन यू कैन आस्क। करेक्ट, तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑपरेशन है दैट इज डीप ड्राइंग ऑपरेशन। दोस्तों दी डीप ड्राइंग ऑपरेशन इज नथिंग बट इट इज अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग कप शेप्ड। करेक्ट, कप शेप्ड प्रोडक्ट को बनाने के लिए हम डीप ड्राइंग ऑपरेशन करते हैं, वेयर द, और यहाँ पे हम कह सकते हैं इन डीप ड्राइंग ऑपरेशन द हाइट ऑफ द कप इज वेरी हाई एज कंपेयर टू द डायमीटर ऑफ द कप। Correct. So deep drying is a process in which we make cup shaped product where height is greater than diameter of the cup. Yes or no? Is it clear? And इसके एग्जाम्पल आप देख सकते हो, बाथ टब, ऑयल सम, एलपीजी सिलेंडर, ऑटोमेटिक पैनल्स, यूटेंसिल्स, ये सारे डीप ड्राइंग प्रोसेस से बनाए जाते हैं। यू कैन सी हियर, सपोज दिस इज योर ब्लैंक एंड थ्रू दिस ब्लैंक यू नीड टू मेक दिस कप। यस और नो? तो आप सिंपली क्या करोगे, फर्स्ट यू होल्ड this blank in between, this is blank holder, yes or no, and this is our die. तो in between blank holder and die, first we hold the blank, इस blank को हम दोस्तों hold करेंगे। करेक्ट है, and now with the help of this punch we apply force and due to this force this material can deform like this। तो ऐसा आप देख सकते हो यहाँ पे कप शेप का एक प्रोडक्ट आपको फाइनली मिल जाएगा। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज डीप ड्राइंग प्रोसेस। करेक्ट। तो दोस्तों इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म पूछा जाता है, दैट इज डिटर्मिनेशन ऑफ ब्लैंक साइज। सपोज यू नीड टू मेक अ कप लाइक दिस, तो विथ रिस्पेक्ट टू दिस कप व्हाट इज द डायमीटर ऑफ ब्लैंक इज रिक्वायर्ड। करेक्ट है, और यहाँ पे हम एज्यूम करते हैं कि द थिकनेस ऑफ द ब्लैंक एंड द थिकनेस ऑफ द कप इज रिमेन सेम बिफोर एंड आफ्टर डिफॉर्मेशन। करेक्ट, ये थिकनेस सेम है, ठीक है दोस्तों। तो सिंपल से अगर मैं इस, हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे वॉल्यूम कॉन्स्टेंसी अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा नो। करेक्ट है दोस्तों, फ्रॉम वॉल्यूम कॉन्स्टेंसी क्या लिख सकते हैं, V नॉट, सॉरी, वॉल्यूम ऑफ द ब्लैंक इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द कप, क्योंकि ये ब्लैंक जो है बिफोर डिफॉर्मेशन है ये साइज एंड आफ्टर डिफॉर्मेशन ये कप है। करेक्ट है, दोनों के वॉल्यूम को अगर मैं कांस्टेंट कर, सॉरी, इक्वेट कर दूं तो हमें डायमीटर ऑफ द पंच मिल जाएगा क्या। तो अगर मैं इस ब्लैंक का वॉल्यूम लिखूं तो क्या लिख सकता हूं दोस्तों, पाई बाई 4 डी स्क्वायर इंटू थिकनेस, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ दिस ब्लैंक which is present in the form of disk and this is equal to volume of the cup। अभी कप का वॉल्यूम क्या होगा, तो यू कैन सी हियर वी हैव टू पार्ट्स। एक तो मैं अगर यहाँ से बेस को कट कर दूं दोस्तों, बेस को कट कर दूं और यहाँ से कट लगा के इसको स्प्रेड कर दूं, तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि मुझे एक ऐसा रेक्टेंगल मिलेगा, रेक्टेंगुलर सीट, यस और नो, whose thickness is t। करेक्ट, दिस इज थिकनेस t, दिस इज हाइट h, और ये जो लेंथ है दिस इज सर्कमफ्रेंस, यस और नो, दिस इज सर्कमफ्रेंस दैट इज पाई d। तो ये क्या हो गया, वॉल रीजन का वॉल्यूम। एंड सिमिलरली हियर एट द बॉटम हियर वी कैन गेट अ डिस्क, यस और नो, कुछ इस तरीके का डिस्क मिलेगा कि नहीं दोस्तों। और इस डिस्क का अगर मैं देखूं तो डायमीटर क्या है, डायमीटर ऑफ दिस डिस्क इज स्मॉल d। करेक्ट, तो यहाँ पे दो वॉल्यूम आएंगे, एक वॉल्यूम इसका और एक वॉल्यूम बॉटम पोर्शन का, तो दोनों को ऐड कर दूं तो टोटल वॉल्यूम मिल जाएगा कि नहीं। तो VC इज इक्वल टू सिंपली हम लिख सकते हैं पाई d इंटू टी इंटू एच,
ये हो गया वॉल्यूम ऑफ फ्लैंज रीजन, एंड बॉटम का है पाई बाई 4 डी स्क्वायर इंटू टी। तो दिस इज टोटल वॉल्यूम ऑफ द कप, ये सानो। तो यहाँ पे मैं इनको इक्वेट कर दूं क्या, पाई बाई 4 डी स्क्वायर इंटू टी इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द कप दैट इज पाई डी टी एच प्लस पाई बाई 4 डी स्क्वायर इंटू टी। तो यहाँ पे दोस्तों अगर मैं 4 को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दूं तो आप देख सकते हो पाई बाई 4 पाई बाई 4 पाई बाई 4 ये कैंसिल आउट हो गया। सिमिलरली दिस थिकनेस 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 कैंसिल आउट। तो यहाँ से डी क्या आ गया दोस्तों, डी इज नथिंग बट दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ क्या आ गया दोस्तों, डी स्क्वायर प्लस 4 और ये स्मॉल डी डायमीटर। ठीक है दोस्तों, मैंने यहाँ पे कैपिटल डी लिख दिया रॉन्गली, दिस इज स्मॉल डी। करेक्ट, तो पाई बाई क्या आ जाएगा, ये डी स्क्वायर प्लस 4 टी एच। करेक्ट, ये सारा दोस्तों। तो यहां से आपको मिल गया डायमीटर ऑफ द ब्लैंक कैपिटल डी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ डी स्क्वायर प्लस 4 डी एच। सो विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला वी कैन इजिली कैलकुलेट the size of the disc required to make a particular cup, yes or no, in case of deep drawing process। आई थिंक समझ में आ गया दोस्तों कैसे आपको फाइंड आउट करना है। सिंपल से मैंने वॉल्यूम को इक्वेट कर दिया है बिफोर डिफॉर्मेशन एंड आफ्टर डिफॉर्मेशन। फ्रॉम वॉल्यूम कांस्टेंट से आपको पता होगा कि बिफोर डिफॉर्मेशन इज इक्वल टू वॉल्यूम बिफोर डिफॉर्मेशन इज इक्वल टू वॉल्यूम आफ्टर डिफॉर्मेशन। और जैसे हमने इक्वेट किया है दोस्तों यहाँ पे, तो आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का रिजल्ट मिल जाएगा। करेक्ट है, तो सिंपल सा रिलेशन है। नेक्स्ट एनालिसिस ऑफ ड्राइंग प्रोसेस। करेक्ट, तो यहाँ पे पहले एक टर्म आता है दैट इज ड्राइंग रेशियो। देन दिस इज नथिंग बट इट इज अ मेजर ऑफ डी ड्राइंग एबिलिटी टू ड्रॉ इनटू अ कप शेप। करेक्ट, ड्राइंग रेशियो क्या बताता है कि हाउ मच एबिलिटी is present in material to draw in the form of cup, is it clear? And it is defined as the ratio of diameter of blank to the diameter of punch, yes or no? diameter of blank to the diameter of punch, इस रेशियो से हम इसको डिफाइन करते हैं, yes or no? एंड अपर लिमिट ऑफ दिस ड्राइंग रेशियो इज 2.0, इससे ज्यादा कभी भी ड्राइंग रेशियो नहीं हो सकता। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट टर्म आता है दैट इज रिडक्शन रेशियो। दिस इज अनदर वे ऑफ डी ड्राइंग कैरेक्टराइजेशन। द वैल्यू ऑफ रिडक्शन रेशियो शुड बी लेस देन 0.5 और इसकी वैल्यू क्या होती है, दिस इज द डायमीटर ऑफ ब्लैंक माइनस डायमीटर ऑफ पंच अपॉन डायमीटर ऑफ ब्लैंक। इस टर्म को कह देते हैं हम दोस्तों रिडक्शन रेशियो। जैसे हमने बताया था ना रिडक्शन एरिया रिडक्शन रेशियो, करेक्ट, इन केस ऑफ रोलिंग प्रोसेस और इन द प्रीवियस प्रोसेसेस, कुछ इस तरीके से लिखे थे। नेक्स्ट टर्म आता है दैट इज थिकनेस टू डायमीटर रेशियो, दैट इज टी बाई डीबी, वेयर डीबी इज द डायमीटर ऑफ द ब्लैंक। इट इज द मेजर ऑफ डी ड्रॉ एबिलिटी। करेक्ट है दोस्तों, तो इट इज डिजायरेबल फॉर टी बाई डीबी रेशियो टू बी ग्रेटर देन 1%। करेक्ट, एज टी बाई डीबी रेशियो डिक्रीजेस टेंडेंसी ऑफ रिंकलिंग इंक्रीजेस। करेक्ट है दोस्तों, अब रिंकलिंग क्या होता है ये हम लोग नेक्स्ट डिफेक्ट में मैं आपको बताऊंगा। करेक्ट है, यू कैन सी हियर डीप ड्राइंग डिफेक्ट्स, रिंकलिंग इन द फ्लेंज, यस और नो। तो होता क्या है दोस्तों कि सपोज यू वांट टू मेक अ कप, फ्लेंज कप। करेक्ट है, फ्लेंज वाला कप मतलब आपको कुछ इस तरीके का एक कप बनाना दोस्तों, वेयर वी हैव अ फ्लेंज, ये कहलाती है, दिस इज कॉल्ड एज फ्लेंज। करेक्ट है, तो इस कप को बनाने के लिए आपको प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट वे में करना पड़ेगा। सपोज यू कैन सी हियर, सपोज दिस इज अवर blank, is it clear? This is our blank and here we have a die like this. Correct, this is our die. Correct, and similarly here we have a blank holder. Blank, this is blank holder. अब दोस्तों क्या है कि अगर ये फ्लैट है सपोज,
करेक्ट। देखो अगर हमारे पास ब्लैंक होल्डर कुछ इस तरीके का हो कि जिसमें फ्लैट हो, फ्लैट ब्लैंक होल्डर हो, और अगर मैं इसका टॉप भी बनाऊं तो कुछ इस तरीके का आपको दिखेगा ब्लैंक होल्डर, इट इज लुकिंग लाइक दिस। करेक्ट। तो ये सॉलिड पोर्शन है, बीच में होलो सेक्शन है जहां से पंच ट्रेवल कर सकता है, एंड दिस इज अवर पंच थ्रू विच वी कैन मेक डीप ड्राइंग ऑपरेशन। करेक्ट है, ये पंच है। करेक्ट है दोस्तों। तो होता क्या है कि अगर ये फ्लैट है, अगर आपका ये ब्लैंक होल्डर, तो इसमें सिर्फ क्या होगा, ड्राइंग होगा। करेक्ट है दोस्तों, देयर इज नो स्ट्रेचिंग। करेक्ट है। तो हम सिंपली करते क्या है कि इस ब्लैंक होल्डर में कुछ ऐसा एक प्रोजेक्शन निकाल लेते हैं लाइक दिस थ्रू आउट द रिंग सर्कमफ्रेंस, मतलब हर यहां से यहां तक थ्रू आउट द सर्कमफ्रेंस, यहाँ पे हमने एक ऐसा प्रोजेक्शन निकाल दिया। एंड सिमिलरली सेम प्रोजेक्शन कैन ऑल्सो फॉर्म इन डाइज। करेक्ट, कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे डाई में भी बना दोगे। करेक्ट है दोस्तों। तो इसे कहते हैं हम ड्रॉ बीड, दिस इज कॉल्ड एज ड्रॉ बीड। करेक्ट। तो अगर हम ड्रॉ बीड बना देंगे दोस्तों, एंड व्हेन वी कंप्रेस दिस शीट विद द हेल्प ऑफ दिस ड्रॉ बीड, तो होगा क्या कि दिस शीट में ऑल्सो डिफॉर्म लाइक दिस, कुछ इस तरीके से ये डिफॉर्म हो जाएगा दोस्तों, ये सार नो। करेक्ट। तो ये यहाँ पे ये टाइटली फिट हो जाएगा। नाउ इफ यू अप्लाई फोर्स थ्रू दिस पंच, देन इट में डिफॉर्म लाइक दिस, ये कुछ इस तरीके से डिफॉर्म होगा। हियर वी हैव फ्लेंज, ये सार नो। करेक्ट। तो इससे जब फाइनल ऑब्जेक्ट मिलेगा दोस्तों, कुछ इस तरीके का ऑब्जेक्ट मिलेगा, इट इज लुकिंग लाइक दिस, मतलब करेक्ट। करेक्ट, दिस इज फ्लेंज। तो होता क्या है कि अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है कि हियर वी हैव अ ब्लैंक लाइक दिस, यहाँ पे जो ब्लैंक है इट इज लुकिंग लाइक दिस, दिस इज ब्लैंक। करेक्ट, विथ थिकनेस टी। करेक्ट, ये हमारे पास ब्लैंक है हुज डायमीटर इज डी एंड थिकनेस इज टी। नाउ इफ वी होल्ड दिस ब्लैंक विद हेल्प ऑफ दिस ब्लैंक होल्डर एंड द डाई, तो दोस्तों हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको टाइटली कंप्रेस कर देते हैं, टाइटली ग्रिप कर लेते हैं इसको। और जैसे आप यहाँ पे लोड अप्लाई करोगे तो मेटल ड्रॉ तो हो रहा है, साथ में along with drawing here stretching also takes place। करेक्ट है, स्ट्रेचिंग होगा। करेक्ट है दोस्तों। तो इस स्ट्रेचिंग की वजह से यहाँ पे कुछ स्ट्रेचिंग होगा। अगर ये यूनिफॉर्म स्ट्रेचिंग है तो थ्रू आउट द सर्कमफ्रेंस यूनिफॉर्म स्ट्रेचिंग हुआ तो यूनिफॉर्म हमें फ्लेंज मिलेगा। लेकिन समटाइम्स क्या होता है कि इफ वी प्रोवाइड इनसफिशिएंट ब्लैंक होल्डिंग फोर्स, अगर आपने इनसफिशिएंट ब्लैंक होल्डिंग फोर्स प्रोवाइड किया दोस्तों, तो होगा क्या कि हो सकता है कि यहाँ पे टाइट फिट हो लेकिन यहाँ पे लूज हो, और लूज जैसे हुआ तो मेटल इस डायरेक्शन में ये ड्रॉ हो जाएगा, ये सानो। और यहाँ पे टाइट है तो यहाँ पे फिर से नहीं ड्रॉ हुआ, लेकिन यहाँ पे फिर से लूज मिला, तो कुछ इस तरीके से। तो होगा क्या कि इस फ्लेंज जोन में ये फ्लेंज कुछ इस तरीके के बन जाएंगे, ठीक है दोस्तों, इंस्टेड ऑफ यूनिफॉर्म। करेक्ट। तो ये जो फ्लेंज बन रही है आड़ी टेढ़ी, दिस इज बिकॉज ऑफ इनसफिशिएंट ब्लैंक होल्डिंग फोर्स, एंड दिस फ्लेंज इज कॉल्ड एज रिंकल्ड, या इसे हम रिंकलिंग डिफेक्ट कहते हैं। दिस इज कॉल्ड एज रिंकलिंग डिफेक्ट, यस और नो। तो आई थिंक समझ में आ गया दोस्तों, रिंकलिंग यू कैन सी इन दिस फिगर। तो इसका मेन रीजन होता है इनसफिशिएंट ब्लैंक होल्डिंग फोर्स, यस और नो। करेक्ट। नेक्स्ट आता है रिंकलिंग इन द फ्लेंज रीजन। आप यहाँ पे इस फिगर 2 में देख सकते हो, फ्लेंज रीजन में अगर कुछ इस तरीके की रिंकलिंग आ गई है तो इसका मेन रीजन होता है कि इट इज फॉर्म ड्यू टू इनसफिशिएंट ब्लैंक होल्डिंग फोर्स। करेक्ट है, ये भी वही मेन रीजन है, इनसफिशिएंट ब्लैंक होल्डिंग फोर्स की वजह से फ्लेंज रीजन में होगा, और साथ में आपके वॉल रीजन में भी हो सकता है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट डिफेक्ट होता है दैट इज टीयरिंग डिफेक्ट। तो ये सिंपल सा इसका रीजन है कि मैंने आपको बताया कि हम ब्लैंक होल्डर से ब्लैंक को टाइटली फिट करते हैं एंड देन फिर ड्रॉ करते हैं, ऐसा नो। तो हो गया क्या कि इफ यू अप्लाई वेरी एक्सेसिव ब्लैंक होल्डिंग फोर्स, एक्सेसिव ब्लैंक होल्डिंग फोर्स की वजह से क्या होगा कि मेटल ओनली स्ट्रेच होगा इन द फ्लेंज रीजन जहां पे आपने इसको फिक्स किया है, एंड देयर इज नो ड्राइंग। और ड्राइंग नहीं हुआ, सिर्फ स्ट्रेच कर रहे हो, तो एक्सेसिव स्ट्रेच की वजह से क्रैक फॉर्मेशन बन सकते हैं, सार नो। करेक्ट है। तो याद रखना, टीयरिंग इज मेनली ड्यू टू एक्सेसिव ब्लैंक होल्डिंग फोर्स। जैसे हमने रिंकलिंग कहा कि इनसफिशिएंट ब्लैंक होल्डिंग फोर्स कॉजेस रिंकलिंग,
वैसे टीयरिंग जो होगा दोस्तों ड्यू टू एक्सेसिव एक्सेसिव ब्लैंक होल्डिंग फोर्स, और ये फ्लेंज नहीं है, ये वॉल लिखा होगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट डिफेक्ट आता है ईयरिंग डिफेक्ट। ईयरिंग डिफेक्ट यू कैन सी, मतलब जो आपका कप बनेगा, एक्चुअली हमारे पास कप कैसा होना चाहिए था, इट इज लुकिंग लाइक दिस, करेक्ट है। अब अगर ये कप कुछ इस तरीके का बन जाए, ठीक है दोस्तों, तो इस डिफेक्ट को कहते हैं हम ईयरिंग डिफेक्ट, यस और नो। एंड दिस इज मेनली ड्यू टू एनआइसोट्रॉपी ऑफ द मटेरियल। एनआइसोट्रॉपी ऑफ द मटेरियल का मतलब क्या है कि सपोज इस डायरेक्शन में प्रॉपर्टी अलग है, इस डायरेक्शन में प्रॉपर्टी अलग है, तो डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट डिफॉर्मेशन होगा, यस और नो। हियर सपोज E1 तो यहाँ पे मिलेगा आपको E2, तो डिफरेंट डायरेक्शन में अगर डिफरेंट इलास्टिक प्रॉपर्टी हो तो उसे हम एनआइसोट्रॉपिक मटेरियल कहते हैं। एंड बिकॉज ऑफ दिस एनआइसोट्रॉपिक मटेरियल द डिफॉर्मेशन कैन नॉट बी फॉर्म यूनिफॉर्मली, that's why this kind of shape can be produced and this defect is called as earring defect। तो आपको अगर यहाँ से कट लगा दिया जाए तो हमें यूनिफॉर्म सिलेंडर या यूनिफॉर्म कप मिल सकता है। नेक्स्ट आता है सरफेस स्क्रैच। इफ द पंच एंड डाइज आर नॉट स्मूथ एंड यू आर नॉट प्रोवाइडिंग सफिशिएंट क्लियरेंस, देन स्क्रैच मार्क में अपीयर लाइक दिस, यहाँ पे आप देख सकते हो, करेक्ट है। नेक्स्ट डिफेक्ट आता है दैट इज ऑरेंज पील डिफेक्ट। दिस इज ड्यू टू लार्ज ग्रेन साइज। ऑरेंज पील का मतलब दोस्तों होता क्या है कि अगर मटेरियल में ग्रेन साइज ज्यादा बड़े बड़े हैं तो कुछ इस तरीके से आपको ऐसे स्पॉट्स दिखेंगे, और जनरली जो घरों में ब्रास के बर्तन होते हैं ना दोस्तों, उनमें इस चीज को आप देख सकते हो। अगर आपके घरों में पुराने बर्तन है ब्रास के, तो उसमें आपको कुछ इस तरीके का मार्क्स दिखेगा। ये जो मार्क्स दिख रहा है, दिस इज नॉट अ डिजाइन। हमें लगा कि ये डिजाइन बना होगा, बट ये डिजाइन नहीं है, दिस इज डिफेक्ट। और डिफेक्ट क्यों है? बिकॉज ऑफ लार्ज साइज ग्रेन। जब ग्रेन का साइज बड़ा हो तो कुछ तरीके के मार्क्स दिखने लगते हैं, एंड इट इज लुकिंग लाइक ऑरेंज पील। ऑरेंज का जो छिलका होता है उसके जैसा दिखने लगता है, तो इसलिए हम कह देते हैं दिस इज कॉल्ड एज ऑरेंज पील डिफेक्ट। एंड द मेन रीजन बिहाइंड दिस ऑरेंज पील इज लार्ज साइज ग्रेन। तो दोस्तों ऑरेंज पील, ईयरिंग डिफेक्ट, टीयरिंग डिफेक्ट, रिंकलिंग डिफेक्ट, ये 4 डिफेक्ट ऐसे हैं जिनको आपको 100% पता होना चाहिए, और ये अक्सर क्वेश्चन में एग्जाम में पूछे जाते हैं, करेक्ट है दोस्तों। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑपरेशन है दैट इज बेंडिंग ऑपरेशन, करेक्ट है। बेंडिंग ऑपरेशन मीन्स समटाइम्स वी नीड टू मेक एन ऑब्जेक्ट वेयर बेंडिंग इज रिक्वायर्ड। मतलब आपको स्ट्रेट ऑब्जेक्ट ना यूज करके कुछ एंगल में बेंड ऑब्जेक्ट चाहिए। सपोज यू नीड टू मेक ऑब्जेक्ट लाइक दिस, करेक्ट है, कुछ इस तरीके का ऑब्जेक्ट चाहिए, तो दिस ऑब्जेक्ट कैन बी प्रोड्यूस बाय बेंडिंग, ऐसा नो। सिंपल से इस ऑब्जेक्ट को मैं, यहाँ पे हमारे पास सपोज ये डाई है, और इस डाई के अगेंस्ट में अगर मैं यहाँ पे फोर्स अप्लाई करूं तो ये मटेरियल कुछ ऐसे बेंड हो सकता है कि नहीं, तो इस ऑपरेशन कह देते हैं हम बेंडिंग ऑपरेशन। एंड हियर वी हैव वन टर्म दैट इज बेंडिंग अलाउंस, इज इट क्लियर? और यही एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। तो क्या है मैं आपको बता दूं, इफ द बेंड रेडियस इज स्मॉल रिलेटिव टू स्टॉक थिकनेस, bend radius is small relative to stock thickness, the metal tends to stretch during bending, correct। तो metal क्या होगा? stretch होगा during bending, correct। it is important to be able to estimate the amount of stretching that occurs so that final part length will be match the specified dimension, correct है दोस्तों। तो हमें ये पता करना जरूरी होता है कि how much actual stretching takes place during the process, because this stretching decides the final डायमेंशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, इज इट क्लियर। अगर आपको फाइनल डायमेंशन नहीं पता है, आपको ये नहीं पता है कितना स्ट्रेच हो रहा है, तो आप फाइनल डायमेंशन नहीं पता कर पाओगे, और फाइनल डायमेंशन नहीं पता चल पाएगा तो जिस डायमेंशन का ऑब्जेक्ट आपको बनाना है वो नहीं बन पाएगा, ठीक है दोस्तों। और जनरली जो स्ट्रेचिंग होगी वो इस रीजन में होगी जहां पे आप बेंड करने वाले होगे, करेक्ट है। अपार्ट फ्रॉम दिस यहाँ पे कहीं भी स्ट्रेचिंग नहीं होगा, करेक्ट है दोस्तों। तो इस स्ट्रेचिंग अमाउंट ऑफ स्ट्रेचिंग को हम पता करते हैं विद हेल्प ऑफ दिस रिलेशन दैट इज बैंड अलाउंस, करेक्ट। तो आप यहाँ पे देख सकते हो इन दिस फिगर कि यहाँ पे आप डॉटेड लाइन देख रहे हो, दिस इज कॉल्ड एज न्यूट्रल एक्सिस, और न्यूट्रल एक्सिस से ये जो थिकनेस है दिस इज कॉल्ड एज t/2, यस और नो। तो अगर मैं रेडियस ऑफ कर्वेचर लिखना चाहूं तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा? इस सेंटर से, इस न्यूट्रल एक्सिस से सेंटर ऑफ रोटेशन के बीच का जो डिस्टेंस है दिस इज कॉल्ड एज रेडियस ऑफ कर्वेचर, यस और नो। एंड दिस इज आल्सो कॉल्ड एज बेंड रेडियस। मतलब इस रेडियस से ये ऑब्जेक्ट आपका बेंड हो रहा है, करेक्ट है दोस्तों। तो सिंपल सा होगा क्या, you can see with this is the radius of bend, correct, and this radius is called as
रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो बेंड अलाउंस हम लिख सकते हैं अल्फा, दैट इज बैंड एंगल। ये अल्फा क्या है दोस्तों? दिस इज बैंड एंगल, जिस एंगल से आप बेंड कर रहे हो। बेंड एंगल टाइम्स पाई बाई 180। हमने पाई बाई 180 से क्यों मल्टीप्लाई किया? बिकॉज अल्फा इज गिवन इन डिग्री। ये अल्फा आपको डिग्री में गिवन होगा, तो इसे मुझे रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। करेक्ट है? तो पाई बाई 180 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं अल्फा से, तो ये रेडियन में बन जाएगा कि नहीं? तो अल्फा टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर का मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे। करेक्ट? रेडियस ऑफ कर्वेचर का आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। इज इट क्लियर? एंड दिस इज करेक्ट। तो सिंपली क्या लिख सकते हैं? आर, यहाँ पे आप देख सकते हो इस फिगर को, मैं थोड़ा सा इसको क्लीन करता हूं। यू कैन सी हियर इन दिस, इस इनर सर्कल से सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो डिस्टेंस है, दिस इज कॉल्ड एज रेडियस ऑफ बैंड। करेक्ट है? और इसी सेंटर ऑफ कर्वेचर से न्यूट्रल एक्सिस का जो डिस्टेंस, दिस इज कॉल्ड एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। करेक्ट है दोस्तों? तो जो बैंड अलाउंस आपको निकालना है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि बैंड एंगल इंटू रेडियस ऑफ कर्वेचर करना पड़ेगा। तो बैंड एंगल तो आपको ये मिल गया अल्फा इंटू पाई बाई 180, और रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या? आर प्लस के बी ए इंटू टी। आर प्लस के बी ए इंटू टी, वेयर के बी इज ए स्ट्रेच फैक्टर। के बी ए इज ए स्ट्रेचिंग फैक्टर। इज इट क्लियर? तो इस रिलेशन की हेल्प से हम बैंड अलाउंस कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों? और ये बैंड अलाउंस आपको इस न्यूट्रल एक्सिस के रिस्पेक्ट में, ये जो आर्क लेंथ होता है, इसे कहते हैं। ठीक है दोस्तों? करेक्ट। चलिए नेक्स्ट आता है स्ट्रेच फॉर्मिंग ऑपरेशन। करेक्ट? यू कैन सी हियर, स्ट्रेच फॉर्मिंग इज अ प्रोसेस इन विच sheet is stretched over the tool or a form block by application of tensile force only. स्ट्रेचिंग में क्या होगा दोस्तों? हियर वी हैव ओनली टेंसाइल लोड। मैंने आपको बताया था ना, जब हम सिर्फ टेंसाइल लोड अप्लाई करके मटेरियल को डिफॉर्म करें तो हम स्ट्रेच फॉर्मिंग कहेंगे। और आपने देखा कि इन दो जॉ से हम सीट को फिक्स कर दिए, और फिर हम इस डाई को दोस्तों, इस डाई को इस डायरेक्शन में हम मूव कराते हैं। तो जैसे आप मूव कराओगे, तो बिकॉज ऑफ दिस मूवमेंट दिस सीट में बी स्ट्रेच्ड लाइक दिस। यस और नो? सीट कुछ इस तरीके से स्ट्रेच हो जाएगा। यस और नो दोस्तों? और इसमें फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट होगा ओनली। करेक्ट? और हियर वी हैव, और ये फोर्स क्या शो कर रहे हैं? दिस फोर्स इज शोइंग टेंसाइल फोर्स। यस और नो? करेक्ट है? तो इससे कह देते हैं हम स्ट्रेच फॉर्मिंग ऑपरेशन। एंड दिस stress forming operation is extensively used in aircraft industries to make large size product of large radius of curvature. Is it clear? Cup with hemispherical bottom are also made. Cup with hemispherical bottoms are also made. Most complex automobile components involve stretch component, stretching component. करेक्ट? तो ऑटोमोबाइल के पार्ट बनाए जाते हैं, हेमिस्फेरिकल कप बनाए जाते हैं दोस्तों। एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री में इसका बहुत ज्यादा यूज होता है, जहां पे लार्ज रेडियस के ऑब्जेक्ट बनाने हो। एंड स्टिच फॉर्मिंग थिनिंग इज मच हायर देन डीप ड्राइंग। यहाँ पे थिनिंग बहुत फास्ट होती है। थिनिंग का मतलब है कि जैसे आप यहाँ पे स्टिच करोगे तो क्या होगा, इसकी लेंथ इंक्रीज होगी। लेंथ इंक्रीज होने की वजह से इसकी थिकनेस रिड्यूस होने लगती है। दिस इज कॉल्ड एज थिनिंग। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ स्टैंपिंग डाइज। दोस्तों यहाँ पे सिंपल डाई हो सकती है, कंपाउंड डाई एंड कॉम्बिनेशन डाई। करेक्ट है? सिंपल डाई क्या कहलाता है? डाई विच परफॉर्म अ सिंगल ब्लैंकिंग ऑपरेशन विथ ईच स्ट्रोक्स ऑफ द प्रेस इज कॉल्ड एज सिंपल डाई। इसको बताने की जरूरत ही नहीं है आपको ज्यादा डिटेल में। आपके पास एक ऐसी डाई है एंड सपोज दिस इज सीट। करेक्ट है? तो जब आप इसको एक बार मूव करोगे एक स्ट्रोक में, तो इस एक एट ए टाइम सिर्फ एक ही ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, दैट इज शेयरिंग ऑपरेशन। अगर आप शेयरिंग कर रहे हो तो जिसे कह देते हैं सिंपल डाई। कंपाउंड डाई क्या है? इट परफॉर्म्स टू और मोर ऑपरेशंस एट अ सिंगल स्टेशन सच एज ब्लैंकिंग एंड पंचिंग। दिस इज कॉल्ड एज कंपाउंड डाई। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? यू कैन सी अगेन, दिस इज अवर सीड एंड हियर वी हैव पंच लाइक दिस। एक हमारे पास आउटर पंच है और एक हमारे पास इनर पंच है। करेक्ट है? ऐसा कुछ। करेक्ट है दोस्तों? तो सबसे पहले होगा क्या कि ये जो पंच है, अगर ये मूव करा तो यहां से एक स्मॉल पीस कट के निकलेगा। ये सानो एक ब्लैंक यहां से कट के ऐसे निकल आएगा दोस्तों। एंड फिर जो आउटर पंच है वो मूव करेगा तो एक और पीस कट के निकलेगा, और इस केस में ये जो पीस कट के निकलेगा वो कुछ इस तरीके से होगा, लाइक दिस। कुछ ऐसा होना चाहिए क्या? मतलब एक होलो डिस्क टाइप आपको एक ऑब्जेक्ट निकलेगा। इसे कहते हैं वॉशर्स।
तो ऐसे अगर मल्टीपल ऑपरेशन परफॉर्म करें इन सिंगल स्टेशन, देन दिस इज कॉल्ड एज कंपाउंड डाई, एंड थ्रू दिस कंपाउंड डाई वी कैन प्रोड्यूस वॉशर्स। अब दोस्तों एक ऑपरेशन होता है कॉम्बिनेशन डाई। कॉम्बिनेशन डाई का मतलब क्या हुआ कि सपोज दिस इज योर सीट अगेन, और यहाँ पे कुछ इस तरीके के पंच है, एक है बिगर साइज का पंच और एक है स्मॉल साइज का पंच। अब ये दोनों ही पंच एक साथ डाउनवर्ड डायरेक्शन मूव करेंगे, तो एक बड़ा होल कट करेगा, एक स्मॉलर होल कट करेगा। स्मॉलर होल कट करके जैसे हम स्ट्रिप को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों, तो स्मॉलर होल इस बिगर पंच के सामने आएगा, तो फिर जब सेक्शन कटेगा तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का ऑब्जेक्ट मिलेगा और यहाँ पे कुछ इस तरीके का सॉलिड डिस्क मिलेगा। करेक्ट है? तो यहाँ पे वॉशर भी बना रहे हो आप, ऐसा ब्लैंक भी बना पा रहे हो। करेक्ट है? तो इसे कह देते हैं हम कॉम्बिनेशन डाई। इज इट क्लियर? इट परफॉर्म्स टू ऑपरेशंस एट ए टू डिफरेंट स्टेशन। आप देख सकते हो दिस इज स्टेशन 1 एंड दिस इज स्टेशन 2। एट ए टू डिफरेंट stations it performs two different operations. करेक्ट? दिस इज कॉल्ड एज कॉम्बिनेशन डाई। करेक्ट है दोस्तों? तो यहाँ पे दो ऑपरेशन हम टू डिफरेंट स्टेशन परफॉर्म कर रहे हैं, यहाँ पे हम टू ऑपरेशन सिंगल स्टेशन में परफॉर्म कर रहे हैं, तो इसे हम कह देते हैं कंपाउंड डाई और इसे कहते हैं हमको कॉम्बिनेशन डाई। यस और नो? करेक्ट? तो यही मेजर डिफरेंस है इनमें। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट ऑपरेशन है दैट इज प्रोग्रेसिव डाई। करेक्ट? यू कैन सी हियर अ प्रोग्रेसिव डाई परफॉर्म टू और मोर ऑपरेशन ऑन ए सीट मेटल कॉइल्स एट टू और मोर स्टेशंस। यहाँ पे देख सकते हो, इससे कट किया, फिर से कट करके निकला, फिर इससे कट करके निकला। ये सार नो? तो आप देख रहे हो यहाँ पे मल्टीपल ऑपरेशन हम एक साथ परफॉर्म कर रहे हैं, और आप देख रहे हो यहाँ पे ऑब्जेक्ट किससे, तो यहाँ पे सर्कुलर, रेक्टेंगुलर, स्ट्रिप, कई तरीके के ऑब्जेक्ट को हम एक सिंगल ऑपरेशन में कट कर सकते हैं। तो इस तरीके के ऑपरेशन वाले डाइस को हम कह देते हैं प्रोग्रेसिव डाई। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, अदर सीट मेटल ऑपरेशंस। करेक्ट है? तो दोस्तों फर्स्ट प्रोसेस है इम्बॉइसिंग। इम्बॉइसिंग का मतलब होता है कि इट इज अ ड्राइंग ऑपरेशन इन विच व्हेन वी अप्लाई फोर्स, या आपको सिंपल देखो, मैं आपको सिंपल से बताता हूँ। सपोज आपके पास ऐसी एक प्लेट है। करेक्ट है? अब प्लेट में आपको एक इंप्रेशन चाहिए। करेक्ट है? जैसे आपने नेम प्लेट देखा होगा, जनरली ऐसे नेम प्लेट लगा होता है जिसमें ऐसे लेटर्स लिखे होते हैं। ठीक है? तो ये प्रोजेक्शंस बाहर निकले होते हैं, और इसके बैक साइड जो आप देखोगे तो होलो सेक्शन मिलेगा। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है, अभी कुछ साल पहले कार एंड बाइक का जो नंबर प्लेट आता था आरटीओ से मिलता था। ठीक है दोस्तों? तो उसमें जो नंबर प्लेट आपको मिलता था, उसमें एक ऐसी प्लेट होती थी जिसके ऊपर ऐसे प्रोजेक्शंस बने होते थे, लेकिन बैक साइड इसके होलो सेक्शन होता था। करेक्ट है? तो ये दोस्तों जो ऑपरेशन परफॉर्म किया गया था, जिससे बनाया गया था, वो इम्बॉइसिंग ऑपरेशन है। इसमें आप देखो कि सीट से जैसे आप इस पंच से इस सीट को प्रेस करोगे, तो मेटल कुछ इस तरीके से डिफॉर्म होगा। करेक्ट है? थ्रू आउट द थिकनेस इफेक्ट होगी। करेक्ट है? थ्रू आउट द थिकनेस डिफॉर्म होगा, और आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का हमें इंप्रेशन मिल जाएगा। इस ऑपरेशन कहते हैं हम इम्बॉइसिंग ऑपरेशन। तो सिर्फ एक पॉइंट याद रखना कि यहाँ पे कंप्लीट सीट थिकनेस इन्वॉल्व होती है इंप्रेशन को बनाने के लिए। इट इज अ फॉर्मिंग ऑपरेशन यूज्ड टू क्रिएट इंडेंटेशन इन अ सीट सच एज रेज्ड लेटरिंग और स्ट्रेंथनिंग रिब्स। इज इट क्लियर? लेटर्स बाहर निकल के आते हैं, या फिर स्ट्रेंथनिंग हम रिब्स, स्ट्रेंथनिंग के लिए रिब्स बना सकते हैं। करेक्ट है दोस्तों? तो बस ये देखना कि फुल थिकनेस ऑफ द सीट इज इन्वॉल्व। यस और नो? पूरी सीट की थिकनेस इन्वॉल्व होती है इस ऑपरेशन में। नेक्स्ट प्रोसेस है दोस्तों हाई एनर्जी रेट फॉर्मिंग प्रोसेस, HERF। इस नाम से क्वेश्चन पूछा जाता है। करेक्ट? और जनरली आप इसको इग्नोर कर देते हो, और ये क्वेश्चन अक्सर गेट एग्जाम में आते हैं। यहाँ पे है एक्सप्लोसिव फॉर्मिंग। देखो मैं यहाँ पे बता दूं, हाई एनर्जी रेट फॉर्मिंग का मतलब होता है कि वेरी हाई एनर्जी इज यूज्ड टू डिफॉर्म द मेटल। यस और नो? बहुत ज्यादा हाई एनर्जी कब मिलेगा? जब हम एक्सप्लोजन करेंगे, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करके हम फोर्स अप्लाई करें, या बहुत ज्यादा हाइड्रोलिक प्रेशर अप्लाई कर दें, तो कुछ इस तरीके से आप हाई एनर्जी रेट फॉर्मिंग कर सकते हो। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको शो कर रहा हूँ एक्सप्लोसिव फॉर्मिंग। तो ये आप देख सकते हो, दिस इज एक्सप्लोसिव मटेरियल विच इज कनेक्टेड विद डिटोनेटर, and this is our die where vacuum is present, and this is our blank which is clamped between the punch. Yes or no? Clamped between the blank holder. Correct hai? Now as you detonate this explosive material, then very high frequency vibration energy produced, correct, surrounding the explosive material, and this high energy
is applying a pressure on the seat, and due to this pressure this seat can be completely deformed according to size of the die. Yes or no? जैसे यहाँ पे बहुत ज्यादा एक्सप्लोसिव एनर्जी जनरेट हुई, बहुत ज्यादा हाई एनर्जी जनरेट हुआ, शॉक वेव जनरेट हुई, तो इस शॉक वेव से मेटल डिफॉर्म हो जाएगा। तो इस प्रोसेस कहते हैं हम एक्सप्लोसिव फॉर्मिंग प्रोसेस। इज इट क्लियर? नेक्स्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्मिंग। दोस्तों यहाँ पे होता क्या है, यू कैन सी हियर वी हैव इलेक्ट्रोमैग्नेट्स लाइक दिस which is connected with power source, and here we have capacitor to increase the power. Yes or no? And again this is our die and blank. Now if we apply current, जैसे हम यहाँ पे स्विच से करंट अप्लाई करेंगे, then it will produces very high intensity electromagnetic field. Electromagnetic field से एक force apply करेगा, and because of this force this seat may be deformed like this. Correct? Then this is called as electromagnetic forming process. Is it clear? तो अगेन यहाँ पे बहुत ज्यादा एनर्जी यूज कर रहे हैं फॉर डिफॉर्मेशन ऑफ द मेटल। करेक्ट है दोस्तों? तो चलिए फिर यहीं पे सेशन को एंड करता हूं। अगर दोस्तों आपको ये लेक्चर मेरा पसंद आया तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलना। अगर आपने अनअकैडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर लो। करेक्ट? और अगर आपने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है दोस्तों तो फटाफट सब्सक्रिप्शन ले लो विथ माय प्रोमो कोड MSS10, जिससे 10% डिस्काउंट मिल सके। और मैं आपको दोस्तों बता दूं कि 28 दिसंबर से क्लास स्टार्ट हो रही है फॉर गेट 2022। तो अगर आपने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया तो फटाफट सब्सक्राइब कर लो, जिससे आपके लेक्चर मिस ना होने पाए। ठीक है दोस्तों? करेक्ट? तो चलिए फिर यहीं पे सेशन एंड करते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी एंड गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।